चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं और 1962 में मर्लिन मुनरो की मौत की जो आधिकारिक जांच हुई थी उसकी तह तक जाते हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल डेटा और उन चौंका देने वाली विसंगतियों पर रहेगा जो शुरुआती जांच के निष्कर्षों पर सीधा सवाल उठाती हैं। दशकों से इस पर बहुत बातें हुई हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन ठोस तथ्यों और दस्तावेजों की बात करेंगे जो सीधे इस जांच से जुड़े हैं। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए हम इस केस फाइल को एक एक करके देखेंगे। शुरुआत आधिकारिक जांच से करेंगे, फिर भौतिक साक्ष्य, फोरेंसिक विसंगतियां, केनेडी और लॉफोर्ड से जुड़े आरोप, और आखिर में बात करेंगे उन सवालों की जो आज भी अनसुलझे हैं। तो सबसे पहले बेसलाइन सेट करते हैं कि 4 अगस्त 1962 की शाम को आधिकारिक तौर पर क्या हुआ था। ये टाइमलाइन आधिकारिक घटनाओं के क्रम को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। जरा इस बड़े गैप पर गौर कीजिए। मुनरो को आखिरी बार जब जीवित माना गया था और जब पुलिस को असल में ब्रेंटवुड प्रॉपर्टी पर बुलाया गया, उसके बीच एक बहुत ही स्पष्ट और लंबी देरी है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4:25 तक का ये अंतर, मतलब ये अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। मुनरो की पुरानी मनोवैज्ञानिक स्थिति और उनके बिस्तर के पास मिली नींद की गोलियों की खाली बोतलों को आधार बनाते हुए कोरोनर ने ये आधिकारिक फैसला सुना दिया। उनके हिसाब से ये सीधे तौर पर एक संभावित आत्महत्या का मामला था, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। अब इस केस में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पोस्टमार्टम जांच में शरीर की भौतिक स्थिति को लेकर असल में क्या सामने आया। जांचकर्ताओं ने जो फोरेंसिक डिटेल्स नोट की थीं, जरा उन पर ध्यान देते हैं। यहां ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं मिला था। सिर्फ उनकी पीठ के निचले हिस्से पर एक अकेला अजीब सा निशान था, जिसे छोड़ दें तो पूरे शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट या सुई का कोई भी निशान नहीं था। और यहीं पर सबसे क्रूशियल मेडिकल तथ्य सामने आता है। देखिए, उनके खून और लिवर में बार्बिटूरेट्स यानी नींद की गोलियों की भारी और जानलेवा मात्रा मौजूद थी, लेकिन उनका पेट किसी भी दवा के अवशेष से पूरी तरह खाली था। मेडिकल नजरिए से सोचें तो ये बिल्कुल असाधारण है। और यही चीज हमें सीधे उन फॉरेंसिक विसंगतियों की तरफ ले जाती है जिन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स और जांचकर्ताओं को दशकों तक उलझाए रखा है। इस मेडिकल टर्म अपवर्तक क्रिस्टल यानी रिफ्रैक्टाइल क्रिस्टल्स को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि इंसान की मौत के साथ ही पाचन क्रिया तुरंत रुक जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी की मौत भारी मात्रा में मुंह से गोलियां निगलने की वजह से हुई है, तो पेट में उन गोलियों का बिना पचा हुआ कुछ हिस्सा यानी ये क्रिस्टल्स लगभग हमेशा बच जाते हैं। आधिकारिक कहानी और फोरेंसिक सच्चाई के बीच का ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, अगर उन्होंने उस जानलेवा स्तर तक पहुंचने के लिए एक बार में 77 से 88 गोलियां निगलनी थीं, तो उनके पाचन तंत्र में उन गोलियों का कोई ना कोई भौतिक साक्ष्य तो होना ही चाहिए था ना। लेकिन फोरेंसिक हकीकत ये थी कि पेट में ऐसे कोई क्रिस्टल्स या अवशेष नहीं मिले, बिल्कुल शून्य। अब बात करते हैं लिविडिटी की। फोरेंसिक साइंस में लिविडिटी एक ऐसा टाइम स्टैम्प होता है जिसे आप चाहकर भी नकली नहीं बना सकते। ये हमें मौत के बाद शरीर की स्थिति के बारे में एक बहुत ही सटीक कहानी बताता है। खून हमेशा गुरुत्वाकर्षण की वजह से शरीर के उस हिस्से में जमता है जो जमीन के सबसे करीब होता है। आधिकारिक तौर पर उन्हें बिस्तर पर मुंह के बल पड़ा हुआ पाया गया था, लेकिन मेडिकल साक्ष्य दिखाते हैं कि उनकी पीठ पर सेकेंडरी लिविडिटी के निशान थे। इसका बहुत सीधा सा मतलब यह निकलता है कि मौत के समय वो अपनी पीठ के बल लेटी हुई थीं और बाद में पुलिस के आने से पहले किसी वक्त उनकी बॉडी को मुंह के बल पलटा गया था। जब हम घटनास्थल की इन सभी अजीब बातों को एक साथ देखते हैं तो शुरुआती जांच की ईमानदारी पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। पुलिस को बताने में घंटों की देरी, सुबह सुबह हाउसकीपर का चादरें धोना, चलिए इसे एक पल के लिए मान भी लें, लेकिन लैब से शरीर के उन अंगों का गायब हो जाना जिनसे आगे के टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट हो सकते थे, और मूल पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट का कथित तौर पर गायब होना, ये सब किसी नॉर्मल जांच का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं लगता। ब्रेंटवुड के उस घर में जो पुलिस अधिकारी सबसे पहले पहुंचे थे, ये चौंकाने वाली टिप्पणी उन्हीं की है। उन्हें तुरंत ही यह शक हो गया था कि पुलिस के आने से पहले उस कमरे को बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से साफ किया गया था। मतलब पूरा सीन स्टेज लग रहा था।
क्योंकि ये सारे भौतिक साक्ष्य साधारण आत्महत्या की थ्योरी को बहुत हद तक झुठलाते हैं। इसलिए हमें उन आरोपों को भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा जो इस घटना से जुड़े बाहरी लोगों पर लगे हैं। कई खोजी पत्रकारों और जीवनी लेखकों ने ऐसे दावे पेश किए हैं कि ये दो हाई प्रोफाइल हस्तियां तत्कालीन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी और अभिनेता पीटर लॉफर्ड 4 अगस्त की उन घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल थे। इन दावों के मुताबिक लॉफोर्ड ने कथित तौर पर ये सारे कदम अपने बहनों यानी रॉबर्ट कैनेडी को एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान से बचाने के लिए उठाए थे। कहा जाता है कि मुनरो अपने अफेयर्स को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी दे रही थीं। दावों की माने तो खाली बोतलों को वहां रखना, हाउसकीपर को कपड़े धोने के लिए कहना, ये सब कथित तौर पर लॉफोर्ड का काम था, जबकि कैनेडी कथित रूप से हेलीकॉप्टर से सैन फ्रांसिस्को निकल गए थे। बताया जाता है कि अपने मौत से पहले लेफर्ड ने बायोग्राफर्स के सामने ये कबूल किया था कि वो मैरिलिन मुनरो को चुप कराने की इस साजिश का हिस्सा थे, हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। इस कथित कबूलनामे ने इस पूरे कवर अप की थ्योरी को एक बहुत बड़ा वजन दिया है। तो अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड और ये सारे भौतिक साक्ष्य इस ऐतिहासिक केस को आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि 1982 में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इस केस की एक आधिकारिक समीक्षा की थी। उन्होंने शुरुआती फैसले को तो कायम रखा क्योंकि उन्हें हत्या साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को माना कि फोरेंसिक रिकॉर्ड में ऐसी तथ्यात्मक कमियां और अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें कभी नकारा नहीं जा सकता। और यही तो सबसे बड़ा मेडिकल विरोधाभास है ना। अगर भौतिक साक्ष्य मुंह से दवा खाने की बात को नकार रहे हैं और शरीर पर सुई का भी कोई निशान नहीं है, तो फिर इतनी भारी मात्रा में जानलेवा दवाएं उनके शरीर के अंदर पहुंची कैसे? ये इस पूरी जांच का सबसे बड़ा केंद्रीय रहस्य बना हुआ है। अंत में जब हम इस पूरी केस फाइल और इन अजीबोगरीब फोरेंसिक तथ्यों को एक साथ देखते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या सच को जानबूझकर एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मिटा दिया गया था, या फिर यह सब सिर्फ एक बेहद लापरवाही से की गई जांच का नतीजा था जो इतिहास में खो गई? आप क्या सोचते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी हर किसी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसे डार्क क्राइम केस, हॉरर मिस्ट्री और छुपे हुए सच वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो रियान केस बुक को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली वीडियो किस क्राइम केस, हॉरर स्टोरी या डार्क मिस्ट्री पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट केस, रियान केस बुक।